अस्सलाम वालेकुम। जो मैथ शुरू कर रहे हैं, चैप्टर अमूमन थोड़ा सा ड्राई माना जाता है और अमूमन इससे जो सवाल टफ हो जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट को पढ़ने का, इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर उससे जो सवाल पूछे जाते हैं जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। बहुत कंसाइज करने की कोशिश किया है और अच्छे से जितना रिक्वायरमेंट है, जितने डिस्क्रिप्शन चाहिए उतना देने की कोशिश की है और पॉइंट्स दे करके आपको डिफाइन करने की कोशिश की है, ताकि कुछ अलग से मैंने नहीं किया। जो आपकी किताबों में है उसी को मैंने सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह डाल दिया है, जो किताब में बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप उसको मतलब कि एक जगह नहीं देख पाते हैं, एक जगह पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होती है। अगर वो चीज़ एक जगह लिखी रहे तो आपको समझने में आसानी होगी। वो मैंने किया है कि आपको छोड़ एक 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 टॉपिक को जहाँ पे जिस जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, वो मैंने इकट्ठा कर दिया। बुखार की तारीफ बताई गई है कि हरारत गरीबा है जो पहले कल्ब में भड़कती है और कल्ब से रूह, खून और शराइन के जरिए तमाम बदन में फैल जाती है। हरारत गरीबा जो नाम दिया गया है वो हरारत गरीजिया के अपोजिट में दिया गया है। हरारत गरीजिया क्या है? कि हमारे जिस्म की नॉर्मल हरारत है, हमारे जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारी जो जिस्म है वो नॉर्मल बिहेव करती है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो सब नॉर्मल होता रहता है, जो मेटाबॉलिज्म है वो सब नॉर्मल होती रहती है। अगर हमारे बॉडी का जो वो नॉर्मल टेम्परेचर है आइधर वो घट जाए या बढ़ जाए, दोनों सूरत में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है या हैम्पर होती है। तो ऐसी सूरत बॉडी की जब हरारत गरीजिया नॉर्मल टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो दोनों सूरत हरारत गरीबिया कहलाएगी। यहाँ पर बेसिकली हुम्मा उसी को बोल रहे हैं जो कि हरारत गरीजिया से हट जाए, यानी हमारी जो हरारत है, हमारे जिस्म का जो बुखार है, वो टेम्परेचर है, वो अगर नॉर्मल से हट जाए और घटने का मतलब कि बढ़ जाए, बढ़ने की वजह से कल्ब में करा के भड़कती है, कल्ब से रूह में जाती है। रूह कौन सी? रूह हैवानी, जो कि कल्ब से ओरिजिन करती है, और रूह हैवानी जो है वो खून के जरिए पूरे शराइन के साथ फैल जाती है। आगे लिखा ये भी वाज़ह है कि आज़ा और हरकत व मुशक्कत की हरारत बुखार की हरारत से मुख्तलिफ होती है। यानी जो अगर हम दौड़ धूप कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, उससे भी जिसमें गर्मी पैदा होती है, लेकिन वो बुखार से अलग होती है। गुस्सा और थकान की वजह से भी जो हरारत शदीद हो जाती है, तो इससे भी बुखार पैदा हो जाता है। अलबत्ता गुस्सा और थकान की खफीफ हरारत को बुखार नहीं कहा जा सकता। बदनी हरारत का दर्जा एतदाल से तजावुज करना, जिसको बुखार कहते हैं, इस्तिलाहन हरारत गरीबिया कहलाता है। जो पहला लाइन जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, तो उसको यहाँ पे एक लाइन उसने बताया है कि बदनी हरारत का दर्जा एतदाल से, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसका अपने नॉर्मल से बढ़ जाना बुखार कहलाता है। इस्तिलाहन उसी को हरारत गरीबिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पे ऊपर में बताया था इधर वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों हरारत गरीबिया है। ठीक है, वो लाइन भी आपको जो डिफॉर्म बताया गया है वो सही है। या तो बुखार कब होता है? जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक सूरत ये हो कि नॉर्मल बुखार टेम्परेचर घट जाए तो वो भी हरारत गरीबिया का ही हिस्सा होगा। चलिए आगे लिखा है, हमारे हमारे बदन में हरारत कहाँ से पैदा होती है? एक सवाल का जवाब है, वो आप ही के किताब में दिया हुआ है। आगे लिखा है, इसका जवाब यह है कि बदन के हर हिस्से में मवाद और इखलाद के तगयुरात और इस्तेहालात एक पेचीदा सिलसिला हर वक्त जारी रहता है, जिससे हम वक्त हमारे बदन में हरारत की पैदाइश होती रहती है। यानी हमारी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, उससे जो टेम्परेचर बनता है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, लिखा, और हमारे सारे अंदरूनी और बैरूनी अज़ा को गर्म रखने का काम करती है। यही हरारत इस्तिलाहन हरारत गरीजी कहलाती है। हरारत गरीजी को ही हरारत तबई या तबिया या हरारत बदनिया भी कह सकते हैं। यह हरारत हमारे जिस्म के लिए मुफीद होती है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि हरारत गरीजिया क्या है, और ये भी बता दिया गया कि वो जो हरारत गरीजिया है जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, नॉर्मल है, वो पैदा कहाँ होती है। आगे सवाल यह है,
यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जैसे ही हरारत में इतदाल से ज्यादा हो, जैसे ही हरारत में इतदाल से ज्यादती हो या कमी हो जाए तो वो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है और ये हद गरीबी कहलाती है। तो ये जो मैंने पहली लाइन में आपको समझाया था, ये बॉडी का टेम्परेचर का हद गरीजिया से आगे बढ़ जाना या घट जाना, यानी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, दोनों हद गरीबी है। यहाँ पर इस लाइन को इसने क्लियर किया है कि हरारत का इतदाल से ज्यादा हो जाना या कम हो जाना जिससे नुकसान पहुंचती हो, वो सब की सब हरारत गरीबी कहलाती है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, बदनी हरारत बदन के किस हिस्से में पैदा होती है? बदनी हरारत बदन के किस हिस्से में पैदा होती है? इसका जवाब यह है कि बदनी हरारत बदन के हर हिस्से में पैदा होती है, क्योंकि बदन के हर हिस्से में टूट फूट का सिलसिला चलता रहता है। हर जगह हजम और तग़ज़िया और फेल तगय्युर और इस्तेहालत जारी रहता है। जिन आज़ा में टूट फूट ज्यादा होती है वहाँ निस्बतन हरारत ज्यादा पैदा होती है, और जिन आज़ा में इस किस्म के तगय्युरात कम होते हैं वहाँ हरारत भी कम पैदा होती है। चुनांचे गोश्त में हड्डियों के मुकाबले ज्यादा हरारत पैदा होती है। तो यहाँ पर से इस लाइन से, इस पैरा से ये बात क्लियर हो गया कि जिस्म में जिस ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा गर्म होगा, और जिस ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी कम होगी वहां पर हरारत उतनी कम पैदा होगी। ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली गर्म आजा है। गोश्त भी गर्म है, वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन क्या होता है कि हड्डी उसके मुकाबले सर्द है, क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। अगला लाइन है कि बदनी हरारत इतदाल पर कायम कैसे रहती है? जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कैसे रहता है? लिख रहा है कि बदन में जिस तरह हर जगह हर वक्त हरारत पैदा होती रहती है, इसी तरह जिसमें पाई जाने वाली कुव्वत जिसका नाम तबीयत है, वो जब चाहे हरारत पैदा करने के अमल को तेज कर सकती है या जब चाहे उसे कम कर सकती है। जैसे हरारत बढ़ने से पसीना का लाना और हरारत कम होने की सूरत में आग या धूप के नजदीक जाने की ख्वाहिश का पाया जाना, है ना। ये कौन करता है? ये हमारे जिस्म में मौजूद तबीयत है, वो आपके जिस्म की हरारत को एतदाल पर रखने की कोशिश करती रहती है। जब गर्मी बढ़ती है तो आप पंखे के नीचे एसी में बैठ जाते हैं, या फिर अगर आप नहीं बैठ पाए तो पसीना आने लगता है, जो पसीना आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। और यही तबीयत जब ठंडी में आप रहते हैं तो आपको गर्म कपड़ा पहनने को मजबूर करता है या धूप में बैठने को करता है, या फिर अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं हो तो फिर जिसमें कपकपी होने लगती है। कपकपी से भी क्या होता है, मसामात बंद हो जाते हैं और उस हरकत से जिसमें गर्मी पैदा होती है। तो वो आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर को नॉर्मल करने का तरीका है जो सब तबीयत कराता रहता है। आगे लिखा है जियान हरारत की सूरत में। जियान क्या है? लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ हीट। हमारे बॉडी में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हीट निकलती है या हीट लॉस होती है? पहला लिखा है बरूदत हरारत की दुश्मन है। अगर ठंडा पानी जिस पर डाला जाए तो जिस्म ठंडा और पानी गर्म हो जाता है। जिल्द की नालियों और मुख्तलिफ मकामात से कमोबेश हर वक्त बुखारात और पसीना खारिज होता रहता है, इससे भी हरारत जाया होती है, यानी हमारे स्किन से हीट लॉस होता रहता है। हमारी हरारत हमारी जिल्द से शुआ के मन बराबर चारों तरफ निकलती रहती है, इससे भी हरारत जाया होती है। शुआ के मन का मतलब क्या? हीट रेडिएट करता है, हमारी बॉडी से हीट रेडिएट भी करता है, इससे भी टेम्परेचर लॉस होता है। नेक्स्ट लिखा है कि हरारत के जाया होने के 3 जराए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जिल्द से लगभग 87% हरारत खर्च होती है। ये 3 जो पॉइंट बताए गए हैं वो 3 में सबसे ज्यादा स्किन के जरिए वो लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगरचे मवादे बदनिया के तगय्युर और इस्तेहाला के नतीजा में हरारत पैदा होती है, मगर इस तगय्युर और इस्तेहाला को तेज या सुस्त करने की कुदरत तबीयत के पास है, जो कि आसाब के मदद से अंजाम देती है। ये लाइन ऊपर भी लिखा है जिसको यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, यानी जिस्म में जो टेम्परेचर है वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से पैदा होती है, लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो हमारी तबीयत कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? आसाब की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हरारत की तौलीद इतदाल पर हो
यानी टेम्परेचर का बनना, तौलीद माने पैदा होना, इतदाल पर हो, और जियान हरारत इतदाल से ज्यादा हो जाए, यानी हीट का लॉस ज्यादा होने लगे, या तौलीद इतदाल से कम हो, यानी टेम्परेचर बन कम रहा हो और जियान हरारत पर हो, तो दोनों सूरतों में जिस्म की हरारत इतदाल से कम हो जाती है। ऐसे हालत को अतिबा हरारत मुकस्सरा कहते हैं। पहला पॉइंट ये बताया कि टेम्परेचर पहले नॉर्मल हो, बनने का जो प्रोसेस है, बॉडी में हीट जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो, बट लॉस ऑफ हीट कम हो, ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, या बनने का जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो कम हो गया हो, बट लॉस ऑफ हीट वो नॉर्मल हो। दोनों सूरत में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, और तिब्बा ने ऐसे हरारत मुकस्सरा कहा है। ये हरारत मुकस्सरा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इतदाल हरारत के निज़ाम को दरहम बरहम करने के वाले दो असबाब बयान किए गए हैं। इतदाल हरारत के निज़ाम को दरहम बरहम करने के दो असबाब, यानी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे वो बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ सकता है, दो बड़े सबब हैं, एक मोजी मादा, दूसरा असबी खलल। मोजी मादा और असबी खलल, ये दो ऐसी चीज है जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर के जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। मोजी मादा में क्या लिख रहा है, मोजी मादा या खिल्त फासिद जो बुखार का बास हो सकता है, इसकी बेशुमार अक़साम है। इसी को बाज़ औक़ात सम्मी मादा भी कहा जाता है। तमाम हुम्मियात अफ़ूनिया इसी ग्रुप में शामिल है, यानी जो कोई भी बुखार इन्फेक्शन की वजह से डेवलप बॉडी में पैदा होता है वो सब की सब इस वाले ग्रुप में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जरासीम का वो मादा जो बुखार पैदा करता है दरअसल वो भी मवादे अफूनिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, बाज़ औक़ात हरारत के बढ़ने में किसी मौसमी मौत का पता नहीं चलता है, इसलिए क़यास किया जाता है कि इस किस्म का बुखार असबी इख्तिलाल की वजह से रोनुमा होता है। असबी इख्तिलाल का मतलब क्या हुआ, न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से, इसलिए ऐसे बुखार को हुमा असबी कहा जाता है। यानी अगर कोई ऐसा बुखार हो जिसमें मोजी मवाद का पता नहीं चले, या इन्फेक्शस मैटर का इन्फेक्शस एजेंट का मालूमात नहीं चल सके, और बस तो ऐसी सूरत में उस बुखार को कहा जाता है कि ये आसाब के इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ऐसे बुखार का नाम हुम्मा असबी रखा गया है। गुस्सा की हालत में बद तेज हो जाती है, जो कि असबी हैजान की बेहतरीन मिसाल है। उम्मियात यौम के जिन किस्मों में फसाद हजम या फसाद तग़ज़िया लाहक होता है, उनमें भी बुखार का सबब असबी हैजान ही हुआ करता है। उम्मियात यौम में कराए के जो फूनत, मस्तूक़द फूनत और हुम्मियात फूनिया, ये अक्सर जो यूजी में ये सवाल पूछा जाता था, मस्तूक़द फूनत, तो सोचते थे क्या है ये, कभी किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़िए। अतिबा कहते हैं कि अमल अफूनत यानी इन्फेक्शन का जो अमल है, प्रोसेस है, के लिए हरारत की जरूरत है। कहीं पर इन्फेक्शन जाए, बॉडी में इन्फेक्शन हो, उसके लिए हरारत की जरूरत है, और अमल अफूनत से हरारत पैदा भी होती है। यानी दोनों चीज में एक तो ये कि बॉडी में कोई जरासीम आ जाए या रहे, उसके लिए हरारत जरूरी है, और ये जो बॉडी में जाता है बाहर की जरासीम, वो भी जिस्म में जाकर के हरारत ही पैदा करती है। अगला पॉइंट लिखा है, दूसरी बात यह है कि अफूनत से भी हरारत पैदा होती है। अफूनत से भी, उसी लाइन को फिर से लिख दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अतिबा कहते हैं कि अफूनत के लिए हरारत के साथ रतूबत भी जरूरत होती है। ये सवाल या ये लाइन जो है, या इसी तरह का दूसरा लाइन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि अफूनत के लिए या किसी मादे के ग्रोथ के लिए, किसी जरासीम के लिए क्या जरूरी है, पहला हरारत और दूसरा रतूबत। अगर किसी भी जगह पर हरारत नहीं हो और सिर्फ रतूबत हो तो वहां पर जरासीम कम पनपते हैं, या कहीं पर हरारत हो बट रतूबत नहीं हो तो भी हर जरासीम कम पनपते हैं। लेकिन जरासीम के या किसी भी जानदार के पनपने के लिए या ग्रोथ के लिए जो सबसे
बेहतर माहौल है वो है हरारत और रतूबत। अतीबा कहते हैं कि किसी मादा को बर्फ वगैरह की मदद से बहुत ज्यादा सर्दी पहुंचा दी जाए तो अमले अफूनत रुक जाता है। बेशक, जैसा कि आप क्या करते हैं, अपने खाना को खराब होने या सड़ने से बचाने के लिए फ्रीज में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी जरासीम होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका ग्रोथ सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस तरह से अफूनत की जगह पर रतूबत कम कर दी जाए। इसी तरह अफूनत की जगह पर अगर रतूबत कम कर दी जाए तो अफूनत रुक जाती है या इसके रफ्तार में कमी आती है। दोनों सूरत है, जो कि यहाँ पर इस लाइन में लिखा है कि अफूनत के लिए हरारत और रतूबत की जरूरत है, तो इस दोनों में से कोई एक बुक को भी कम कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा। जैसे इस लाइन में कहा कि बर्फ की मदद से सर्दी पहुंचा दी जाए, यानी हरारत को कम कर दिया जाए तो अफूनत रुक जाएगी। और दूसरे लाइन में कहा गया कि अगर रतूबत कम कर दी जाए तो भी वही सूरत होगी, अफूनत का अमल रुक जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है, मंदरजा बाला सारी बातें अफूनत और तखमीर में यकसा हैं। अफूनत और तखमीर, तखमीर में क्या होता है, खमीर बनता है, फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन के लिए भी आप जानते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जिम्मेदार है, जो हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं, वो खमीर बनाने का काम करता है। तो खमीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दही को क्या करते हैं, दूध को क्या करते हैं, गर्म करके खौला करके ठंडा कर लेते हैं। कितना ठंडा, नीम गर्म। अगर बिल्कुल फ्रीज का निकाला हुआ दूध लेंगे और उसमें चाहेंगे दही जम जाए, नहीं जमेगा। ठीक है। रतूबत तो है दूध में, लेकिन उसके लिए हरारत चाहिए। और हरारत कैसा चाहिए, थोड़ा हरारत जरूर है, अगर थोड़ी हरारत नहीं रखेंगे तो दही अच्छा नहीं जमेगा, तो थोड़ी हरारत रखेंगे। फ्रीज वाले दूध में दही नहीं जमता, या फिर दूध को में दही डाल करके जमाने के लिए फ्रीज में डाल देंगे तो भी नहीं जमेगा, क्योंकि उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आगे लिखा है कि और में जब पीप हो तो हम उसे अमल अफूनत की तरफ मंसूब करते हैं, और आजकल इससे नई जरासीम की तरफ मंसूब किया गया है या किया जाता है। अमले जरासीम की तरफ मंसूब किया जाता है। जरासीम से होने वाले बुखार को आजकल हुमियात नौइया कहा जाता है। अतिबा कहते हैं कि शिद्दत हरारत की सूरत में अफूनत और तखमीर के बजाय इतराक की सूरत रोनुमा होती है। हरारत अगर शदीद हो गया, हरारत अगर एक लेवल तक हो तो ठीक है, लेकिन हरारत अगर शदीद हो गया तब क्या होगा, एहतराक बनता है। वो ना अफूनत होती है ना तखमीर होता है। दूध को खौला दें, बिल्कुल खौलाए रखें, उसमें दही डाल दें तो ना उसमें उसमें खमीर उसमें दही नहीं जमेगा। ठीक है। बल्कि लिख रहा है कि वहां पर एहतराक की सूरत नुमाया हो जाती है। इसमें तगैर और इसहाल की रफ्तार तखमीर और अफूनत की बनिस्बत नहायत तेज होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी कि वो खत्म हो जाएगा, वो उस काम का नहीं रहेगा। इस्तिकाद के माने होता है ईंधन जलाने वाला। इस्तिकाद के माने होता है ईंधन जलाने वाला। ये भी एतराक की जगह कभी कभी इस्तेमाल किया गया है। ईंधन जलाने वाले जगह को मस्तूकद कहते हैं। देखिए, इस्तिकाद के माने पहले बताया गया क्या है, ईंधन जलाने के हैं, और ये भी एतराक की जगह इस्तिकाद कहीं के भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला लाइन लिखा है, ईंधन जलाने की जगह को मस्तूकद कहते हैं, और इस जगह पर और जिस जगह पर अफूनत पाई जाती है, यहाँ यानी वो जगह जहाँ पर अफूनत की वजह से हरारत पैदा हो रही है, उस जगह को मस्तूकद अफूनत या मस्तूकद हरारत कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि मस्तूकद अफूनत क्या है। अफूनत ऊपर बताया गया है, और फिर मस्तूकद बताया गया, और फिर मस्तूकद अफूनत बताया गया है। यानी जिस जगह पर अफूनत पाई जाए, जिस जगह पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा हो और उसकी वजह से वहां पे हरारत पैदा हो रही हो, उस जगह को, उस साइट को मस्तूकद अफूनत के नाम से जानते हैं। आप मान लीजिए पूरे जिस्म में कहीं पर फोड़ा हो गया है, और फोड़ा का मतलब क्या है कि उस जगह पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो ग्रोथ कर रहा है, और उसके ग्रोथ होने के लिए, ग्रोथ होने से उस जगह पर क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। आप छू करके देखेंगे तो फोड़े की जगह दूसरी जगह से गर्म होती है। उसकी वजह क्या है कि वो जहाँ पर अफूनत पाई जाती है वो हरारत पैदा करती है, और इसीलिए उस फोड़े की जगह को हम लोग मस्तूकद अफूनत के नाम से लिख सकते हैं। कभी जरासीम खून में शामिल होकर बुखार पैदा करता है, लेकिन
ज्यादा तर जरासीम जिस्म के किसी एक हिस्से में या किसी मुकाम पर रहकर फलता फूलता है और मर्ज पैदा करता है, जहां से इस जरासीम की समियत खून में शामिल होती रहती है और इससे बुखार पैदा होता है। इसी जगह को मस्तूक़द अफूनत कहते हैं। जैसे आप टाइफाइड का जिक्र, टाइफाइड में क्या होता है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, वो हमारे जीआईटी में पहुंच करके एक जगह बैठ जाता है और वहां पर वो अपने को ग्रो कराता रहता है और पूरे जिस्म में टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार पूरे जिस्म में होता है। यानी वो जगह, जिस जगह पर टाइफाइड का बैक्टीरिया जाकर के बैठ गया है और अपना ग्रोथ कर रहा है, उस जगह को हम लोग मस्तूक़द अफूनत के नाम से कह सकते हैं, जान सकते हैं। और वहां से वो अपने मादे समियात को क्या करता है, खून में शामिल करता रहता है, जिससे जिसमें में बुखार पैदा होता है। इसमें कोई सवाल है तो बताइए।